तो हम लोग जो हमारी पेड क्लास है उसमें भी मैप स्टडी से शुरू किया है, और मुझे लगता है कि जिस किसी को भी बेसिक क्लास करना है उसको मैप से शुरू करना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ज्योग्राफी भी शुरू हो जाती है उसके साथ साथ, और यूपीएससी एमपीपीएससी की तैयारी भी शुरू हो जाती है। तो हमने पिछला एक लेक्चर जो है हमारा पेड क्लास का डाला हुआ है, उसको आप देखिए। उसमें हमने सब बताया हुआ है कि कैसे प्रीलिम्स मेंस को बैलेंस करके चलना है, एमपीपीएससी यूपीएससी को बैलेंस करके चलना है। तो अभी हम जो मैप स्टडी की बात करेंगे, आप लोगों को कुछ पॉइंट्स उसमें देखना होंगे जब भी कभी आप मैप निकालेंगे। अब बहुत सारी संभावनाएं हैं हमारे सामने, क्योंकि अब हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यानी एआई है, चैट जीपीटी है, जैसे हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं, और हमारे पास अब एप्स हैं ऐसे बहुत सारे जिनसे आप मैप स्टडी कर सकते हो। दूसरा, मैप हम कुछ एटलस के जो साफ़ सुथरे मैप हैं जो अच्छी क्वालिटी के हैं, इस बार हम आपको दे देंगे, है ना, ग्रुप में भी कल डाल देंगे, या हो सकता है आज ही डाल देंगे। तो आप अगर ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ग्रुप में जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो उसमें आपको नए मैप मिलेंगे, अच्छी क्वालिटी के मैप मिलेंगे, उनसे आप अपनी स्टडी कर सकेंगे। तो यहाँ मैं आपको उन मैप को कैसे देखते हैं, कैसे उनकी स्टडी करते हैं, और मैं आपको अगर बताऊं तो लगभग 15 क्वेश्चंस जो है आपको यूपीएससी में और एमपीपीएससी में वहाँ से मिलेंगे, जिस स्टडी को हम अगले 5-6 क्लास में करेंगे। एक एक महाद्वीप को हम एक एक क्लास में कंप्लीट करेंगे। आज मैं जनरल करूँगा, पूरा जनरल, और ख़ास करके हम इंडिया के मैप की बात करेंगे और बाकी जनरल मैप की बात करेंगे, है ना। कल थोड़ा जनरल कर देंगे, आज थोड़ा इंडिया के मैप की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले भारत का मैप जब आप देखना शुरू करोगे तो हम लोग हिमालय से देखना शुरू करेंगे। तो भारत के मैप को देखते समय में हमको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, तो पॉइंट्स आप लिख लीजिए। तो सबसे पहले तो भौगोलिक स्थिति, ज्योग्राफिकल पोजीशन। तो सबसे पहले ज्योग्राफिकल पोजीशन से शुरू करना चाहिए। लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड भारत का पूरा, और ज्योग्राफिकल फीचर्स। चूँकि हम ज्योग्राफिकल पोजीशन की बात कर रहे हैं तो यहीं पर ज्योग्राफिकल फीचर्स, देखिए ये सब जीवंत है। बड़ा अजीब लगता है हमको कि ये पत्थर है, ये पर्वत है, ये नदी है, जबकि ये सब जीवंत चीज़ें हैं, सबके पीछे कहानियाँ हैं। तो अभी हम उसके सोशल और कल्चरल वैल्यू के बारे में भी चलेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा पहले मैं आपको पॉइंट्स, फिजिकल फीचर्स लिखवा देता हूँ, प्राकृतिक या भौगोलिक फीचर्स, भौगोलिक लक्षण। तो पहला तो आप स्थिति देखिएगा, पर्वत हमको करने हैं सारे, माउंटेन्स। जब हम माउंटेन करने जाते हैं तो अपने आप वहाँ पर बहुत सारी दूसरी चीज़ें अपने आप आ जाती है। जब भी आप माउंटेन करोगे, पर्वत करोगे, तो पर्वत श्रेणियाँ, माउंटेन रेंजेस, तो यहाँ माउंटेन रेंजेस आपको पकड़नी है कि कौन सी रेंज किसके साथ है। जब हम विंध्याचल सतपुड़ा करते हैं तब भी तो महादेव और तमाम प्रकार की वो हम करते हैं कि नहीं, हाँ। और फिर वो कैमूर तक भी जाते, उधर उसमें भी जाते हैं, उधर तक छत्तीसगढ़ तक जाते हैं। तो बाउंड्री बनाती हुई दिखेंगे आपको, बहुत सारे राज्यों की बाउंड्री जो है वो पर्वतमाला है, ठीक है, पर्वतमालाओं से। तो प्राकृतिक विभाजन भी है भारत में, और ख़ास करके हिमालय का। तो हिमालय विभाजित करता है तिब्बत से और भारत को, चाइना से भारत को, ठीक है, नेपाल से भारत को। तो हिमालय कई जगह जो है वो राष्ट्रीय सीमा है, हमारी नेशनल बाउंड्री है, तो हमको उसको भी ख्याल रखना है। तो हम लोग पढ़ेंगे उसको। तो माउंटेन रेंजेस, जब हम माउंटेन रेंजेस पढ़ते हैं तो उसके बाद एक बहुत बड़ी चीज़ आती है पासेस, दर्रे, क्योंकि इन माउंटेन में कटाव है जहाँ से रास्ते बने हैं, और उनसे व्यापार भी हुआ है, और उनसे युद्ध के लिए सेनाएं भी गई है, आक्रमण भी हुए हैं। तो पासेस बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो भूगोल के साथ साथ हिस्ट्री भी चलेगा, भूगोल के साथ साथ कल्चर भी चलेगा, भूगोल के साथ साथ इकोनॉमी भी चलेगा। इसलिए बोलते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी, बोलते हैं ना, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। एक किताब है बहुत अच्छी, हिस्ट्री थ्रो मैप्स, हिस्ट्री थ्रो मैप्स, यानी कि नक्शे के माध्यम से इतिहास, ठीक है, या इतिहास के माध्यम से नक्शे, एक ही बात है। तो नक्शे के माध्यम से इतिहास को कैसे पढ़ें,
तो इतिहास बिना नक्शे के नहीं पढ़ा जा सकता। अशोक का, अकबर का, औरंगजेब का, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का, है ना, किसी का भी आप साम्राज्य देखोगे तो नक्शा तो आएगा, कहाँ कहाँ तक उसका साम्राज्य था। ठीक है, किसी नदी ने कोई रास्ता बदला है तो कौन से समय में बदला, तो इतिहास तो इसका मतलब है कि जो भौगोलिक है उसका ऐतिहासिक भी है, जो ज्योग्राफिकल है वो हिस्टोरिकल भी है। और जब आप ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हो तो सोशियोलॉजी अपने आप आती है, क्योंकि वहाँ कोई न कोई सोसाइटी निवास करती है। जो ज्योग्राफिकल पोजीशन है, जो भी भौगोलिक स्थान है, उस जगह पर कोई न कोई सोसाइटी भी है, समाज रहता है। फिर उसका कल्चर है तो एंथ्रोपोलॉजी भी आ गया, तो वहाँ पर सोशियोलॉजी भी है, वहाँ पर एंथ्रोपोलॉजी भी है, वहाँ हिस्ट्री भी है। और वहाँ जब मिनरल्स निकलेंगे, उस जगह पर जब ट्रांसपोर्ट होगा, रोड बनेंगे, डैम बनेंगे, तो इकोनॉमी, क्रॉप्स होगी, है ना, अगर वहाँ फसल होगी, मिनरल्स निकलेंगे तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री वहीं पे आएगी। क्रॉप होगी, फसलें होंगी, एग्रीकल्चर होगा, तो क्रॉप बेस्ड इंडस्ट्री भी वहीं पे आएगी। तो इसका मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन है। इंडस्ट्रियलाइजेशन है मतलब अर्बनाइजेशन है, तो अर्बन एरिया भी डेवलप होगा। और ये सब चीज़ें होंगी तो इन सब के लिए कानून बनेगा, तो पॉलिटी अपने आप आएगी कि नहीं। तो आपको समझ में आ रहा है कैसे जुड़ेगा। तो ये जो मैप की स्टडी नहीं है, ये एंटायर स्टडी है। और सबसे बड़ी बात है कि इतने सारे जगह हैं, इतनी लोकेशंस हैं, प्लेसेस हैं, इतनी घटनाएं हैं, तो फिर क्या क्या परीक्षा में पूछा जाए। तो परीक्षा में वो पूछा जाता है जो मेंस होने के बाद में और प्रीलिम्स के पेपर होने के बीच में। तो जनरली कई बार करंट अफेयर्स को वो लोग ख़त्म कर लेते हैं। कई लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो आते हैं यूपीएससी के, खास करके यूपीएससी के ज़्यादातर क्वेश्चंस जो आते हैं वो अक्टूबर से जनवरी के बीच के आते हैं, 4 महीने के क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि सितंबर अक्टूबर में क्या होता है, मेंस होती है, मेंस के पेपर सितंबर में बन जाते हैं, अगस्त में बन जाते हैं। तो अगस्त सितंबर में वो मेंस के पेपर बनाते हैं, तब तक वो वहाँ तक का करंट अफेयर्स टटोल लेते हैं। तो ज़्यादातर क्वेश्चन, मैं ये नहीं कहता कि जुलाई के क्वेश्चन नहीं आएंगे, जून के नहीं आएंगे, मार्च के नहीं आएंगे, वो आ सकते हैं, 1 साल पहले के भी आ सकते हैं। लेकिन 70% क्वेश्चन, 75% क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने से। ठीक है, तो आप 4 महीने का ज्योग्राफी अच्छे से करिएगा, 4 महीने का मैप बहुत अच्छे से करना है। यानी जो लोकेशन बताई गई है, जहाँ घटना हो रही है, जिस जगह पे घटना हो रही है, उसकी लोकेशन ज्योग्राफी के मैप में, घटना की लोकेशन। कहीं इलेक्शन हुआ है तो वो कौन सा जगह है, एक सीट पे हुआ है तो वो कौन सा है। मणिपुर में जैसे दंगा हुआ और तमाम जो समस्याएं खड़ी हुई, तो मणिपुर का लोकेशन, मणिपुर में फिर चूंकि वो ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट है तो उससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो ये आपको पकड़ना पड़ेगा। कहीं कोई विशेष प्रकार का खनिज निकला है, किसी फैक्ट्री में बहुत बड़ी आग लगी और 40 लोग झुलस करके मर गए हैं। ठीक है, कहीं बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया है, भूकंप आया है, उसमें कुछ लोग मर गए हैं। तो ये जो घटनाएं होती है, ये तो फिर 4 महीने का बहुत इंपॉर्टेंट कैसे हो जाएगा। 4 महीने में जैसे प्रधानमंत्री किसी लोकेशन पे जाकर किसी चीज़ का उद्घाटन कर रहे हैं, किसी टनल का उद्घाटन कर रहे हैं, हिमालय में वो टनल है, तो वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप इम्पोर्टेंट निकाल सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एमपीपीएससी को प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यूपीएससी को प्रेडिक्ट करना आसान है, क्योंकि यूपीएससी जो है वो फैक्ट बेस नहीं होता है, ऐसे नहीं होता, वो कॉन्सेप्चुअल होता है और उसमें थोड़ा नॉलेज लगता है, इसलिए यूपीएससी को पकड़ना बहुत आसान है। एमपीपीएससी क्या करता है, झारखंड के 4 क्वेश्चन उठाए, पटना की एग्जाम के 4 क्वेश्चन उठाए, यूपी की एग्जाम के 4 क्वेश्चन उठाए, 4 क्वेश्चन उसने राजस्थान के उठा लिए, 4 क्वेश्चन प्रतियोगिता दर्पण से ले लिए, 4 क्रॉनिकल से ले लिए। ऐसा करके चुरा चुरा के, पता नहीं हो, एक जैसे 2-3 भी हो जाते हैं, उनको सूझ नहीं पड़ती, उनको कुछ पता नहीं है, उसमें कोई लॉजिक नहीं है उसका, उसको कोई भी पार नहीं पा सकता। ऐसे पढ़ लिख करके ऐसे नहीं करता, बस लगे रहो गधे जैसे, बस उसमें जिसका निकल गया वो जयराम जी की, बाकी सब बेकार है। तो उसका कोई लेना देना नहीं, नॉलेज से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना, फैक्ट्स है, जो जितना फैक्ट्स रटेगा, वो लूसेंट टाइप की किताब रटेगा, वो बन जाएगा। ठीक है, पर बाकी बाद में जॉब में भी उसकी कोई बहुत ज़्यादा उसकी वैल्यू नहीं है। वैल्यू है इधर
नॉलेज की, जिसका आप प्रेडिक्ट कर पाते हो, जिसकी एक रणनीति बनती है, ठीक है ना, जिसकी एक रणनीति बनती है और उस रणनीति के तहत उस एग्ज़ाम को निकाला जा सकता है। कई लोग बोलते हैं बिल्कुल ही प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, यूपीएससी चौंकाती है, तो वो थोड़े से क्वेश्चन का प्रतिशत इधर उधर कर देती है, अनुपात बदल देती है। जहाँ उसने 35 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन जो है इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और ज्योग्राफी से पूछे थे, अब वो इस साल उसने इकोनॉमी और करंट अफेयर्स के डाल दिए। अगले साल और किसी सब्जेक्ट का पॉलिटी और एक आध और किसी को मिला के वो 25-30 क्वेश्चन उसको पहुंचा देते हैं। तो वो ऐसे हर साल रिशफल करते रहते हैं, बदलते रहते हैं, बाकी उसका कोई लेना देना नहीं है उससे, ठीक है। आप घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको मैंने बताया कि हमको मैप को सिलसिलेवार पढ़ने आना चाहिए। तो सबसे पहले ज्योग्राफिकल फीचर जो हम बात कर रहे थे, माउंटेन्स में माउंटेन रेंजेस, पासेस, रिवर्स, वहाँ पर आपको रिवर्स देखनी है। फिर सबसे ऊंची चोटी, अगर माउंटेन है तो फिर सबसे ऊंची पीक होगी, तो ऊंची चोटी देखनी है आपको। तो ये सब ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं, पीक देख लीजिए, ठीक है। अभी मैं दूसरे हिस्से में बाद में आऊँगा, ठीक है। तो ये ज्योग्राफिकल फीचर्स होंगे। अब हम थोड़े से इन्वायरमेंट वाले में आएंगे इसमें कि कंसर्न्स थोड़े से, क्योंकि वो भी ज्योग्राफिकल ही है। ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट को आप अलग नहीं कर सकते। तो टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट अब आएगा, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। वहाँ पर फॉरेस्ट कैसा है, माउंटेन तो है तो स्नो कवर्ड है, तो स्नो कवर्ड लिखना पड़ेगा। न्यूडेशन है तो वहाँ कुछ नहीं है, वनस्पति नहीं है। बाकी फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ तो फ्लोरा हो गया, तो फिर फोना आएगा, वहाँ की वाइल्ड लाइफ। कोई नेशनल पार्क है तो वो, तो फिर आप वाइल्ड लाइफ में आ जाइए। एंडेंजर्ड स्पीशीज कोई है वहाँ पर, अगर वहाँ कोई झील है, अब आपको हिमालय पर्वतमालाओं में झील भी मिलेगी, तो झीलें जो मिलेगी उसको रामसर साइट बोलेंगे सामान्यतः हम, ठीक है। तो वो रामसर साइट है तो रामसर साइट, नहीं तो लेक, जो भी लेक है वहीं से फिर नदियाँ निकलती ना, लेक से ही ओरिजिन होता है। सतलज का हो चाहे वो गंगा का हो, हम लोग किसी न किसी उससे मानते हैं, ग्लेशियर से मानते हैं। फिर ग्लेशियर्स एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ग्लेशियर्स जो वहीं लिखिएगा ऊपर, आप जहाँ आपने रेंजेस लिखा था उसके बाद ग्लेशियर्स, ठीक है। अब थोड़ा सा करंट अफेयर्स यहाँ पे पकड़िएगा। यहाँ जो ये जितनी भी घटनाएं हैं, यहाँ अगर कहीं एवलांश आया है तो वो घटना जो है वो करंट अफेयर्स की आपका क्वेश्चन बनाइए, एवलांश। अगर एवलांश नहीं है तो और कोई तरीका है, टनल का तरीका। टनल में फंस गए थे लोग, मजदूर फंस गए थे, मिट्टी और उसका एकदम से आ गया था तो क्लाउड बस्ट हुआ था, तो क्लाउड बस्ट, तो क्लाउड बस्ट जैसी घटना है। फिर टनल, नए नए टनल का निर्माण हुआ है, तो कौन कौन सी टनल कहाँ कहाँ बनी है। वर्तमान में कौन सा 4 लेन प्रोजेक्ट है, जैसे 4 धाम प्रोजेक्ट है हिमालय में, लद्दाख में है बहुत सारा, ठीक है। ऊपर जब आप लिख रहे हैं माउंटेन और रेंजेस लिख रहे हैं ना, तो वहां थोड़ा सा वो लिखिए, वहां लिखिए प्रदेश के नाम, रीजन और स्टेट, कौन सा रीजन है, रीजन का नाम भी लिखना है। जैसे लद्दाख रीजन भी है और लद्दाख क्या है, स्टेट भी है, वो है यूनियन टेरिटरी। तो कई जगह पे आपको इस घाटी, श्रीनगर में जब बोलेंगे तो हम वैली बोलते हैं, रीजन हो गया वैली रीजन, घाटी क्षेत्र, और ऐसे हम बोलते हैं तो श्रीनगर बोलते हैं, ठीक है। और एक और वर्ड आप लिखिएगा, मोरेन और डिपोजिशन, मोरेन एंड डिपोजिशन, ये भी आपको पढ़ने होंगे। करेवा डिपॉजिट्स, आपने सुना है किसी ने करेवा डिपॉजिट्स, कहाँ पर है? हाँ, जम्मू कश्मीर है ना, श्रीनगर में है ना, घाटी में। क्या होता है उसमें करेवा डिपॉजिट में? हाँ, केसर की खेती के लिए बहुत अच्छा होता है ये। तो ये जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, इस रेंज में जाना पड़ता है। ये सारा ज्योग्राफिकली चल रहा है अभी हम सोशल और उसमें नहीं आए, ये ज्योग्राफिकली है, ठीक है ना। जब हम सोशल में आएंगे तो फिर वहाँ पर हम ट्राइब पढ़ेंगे। हाँ, ट्राइब से शुरू होगा। तो अब आपको जम्मू कश्मीर की, हिमाचल प्रदेश की, पूरे हिमालय रेंज में जितनी तरह की ट्राइब्स रहती हैं, उनकी स्टडी उस पर्वतमाला के साथ साथ ही करनी है। फिर उस ट्राइब का जो सोशल लाइफ है, उसका जो जीवन यापन का तरीका है, वो आपको देखना है।
तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, कहाँ का, लद्दाख का। और लद्दाख में कौन सी ट्राइब बता रहे हैं हम लोग? लद्दाख में एक ट्राइब बताई थी मैंने, आप लोगों को याद हो तो, जो वुल के लिए जानी जाती है। गद्दी नहीं है, इसी क्लास में बताई थी, जगह बताई थी। चंगपा ट्राइब, ठीक है। तो वो एग्जाम्पल है, जाकर के पढ़िए, विकिपीडिया में सर्च करिए चंगपा। और वो जो बकरी पालते हैं, भेड़ पालते हैं, वो कौन सी है? हाँ, पश्मीना तो एक टाइप है उसका, पश्मीना उधर है। ये चंगतंगानी या चंगपानी, ये जो है चंगपा ट्राइब जो बनाती है, वुल डिफरेंट है। और ये सबसे महंगा वुल है, सबसे महंगा ऊन है दुनिया का, और सबसे ज़्यादा गर्म रहता है। और ये जिस क्षेत्र में रहता है वो क्षेत्र है चंगतंग का पठार, ठीक है ना, छोटा क्षेत्र है, पठार जैसा है, मतलब पहाड़ है लेकिन। और वहीं पर हमारा एक एस्ट्रोनॉमी का एक प्रोजेक्ट खुला है, उसी के पास में इसरो ने खोला है, मैंने आपको बताया था, जहाँ से टेलीस्कोप लगा है। हाँ, नाइट सफारी, गुड, नाइट सफारी बोलेंगे। और वो नेशनल पार्क भी है, ठीक है। वो एस्ट्रो पार्क है, उसको बोलेंगे एस्ट्रोलॉजिकल पार्क या ऐसा कुछ नाम है उसका। एस्ट्रो टूरिज्म क्या हो गया, किस टाइप का टूरिज्म हो गया ये? एस्ट्रो टूरिज्म। मुझे थोड़ा सा कुछ चीज़ें रिकॉल नहीं हो रही है, बहुत दिन हो गए इसलिए, लेकिन आप उसको पढ़िएगा। चंगतंग का पठार, चंगतंग का पर्वतमाला पठार, चंगपा ट्राइब, चंगतंग यानी वुल, यानी कि वो भेड़ बकरी जो है उनका नाम है। और वो एस्ट्रो टूरिज्म इन लद्दाख, उसके ऊपर पूरा शॉर्ट नोट बनाई है 3-4 लाइन में। ये सब सीधे सीधे क्वेश्चन है, ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये सब करंट अफेयर्स है, ठीक है। बाकी जो गद्दी, गुज्जर, ये जो ट्राइब्स हैं वो एक अलग चीज़ है, वो तो ट्रेडिशनल हम पढ़ ही रहे हैं, पश्मीना भी पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ये नई चीज़ है। जो नया होगा वो क्वेश्चन बनेगा, जो पिछले इस गवर्नमेंट, खास करके इस गवर्नमेंट की हिस्ट्री होनी चाहिए 2014 के बाद की। पुरानी गवर्नमेंट के अचीवमेंट्स हैं वो यहाँ क्वेश्चन बनने के चांस बहुत कम है। ये गवर्नमेंट कब आई? 2014 में, और कंटिन्यूस सिंगल गवर्नमेंट है। और सारी गवर्नमेंट अभी तक जितनी भी है 2014 के बाद तीसरी सरकार है, लेकिन तीनों मोदी सरकार के नाम से जानी जाती है। तो जो भी अचीवमेंट है वो सीधा सीधा क्रेडिट एक ही गवर्नमेंट को जाता है। ऐसा लगता है कि लगातार एक ही सरकार है, जैसे बीच में चुनाव ना हुए हों। चुनाव हुए हैं लेकिन चुनाव होने नहीं होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो कंटिन्यू सरकार है, तो पॉलिसी कंटिन्यू है। तो कंटिन्यू पॉलिसी होने से आपका करंट अफेयर्स का रेंज जो है वो पूरा 2014 तक चला गया, ठीक है ना। यानी कोई भी काम शुरू हुआ, इसीलिए मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और वो सब आउटडेटेड नहीं होते ना, वो चीज़ें चलती रहती है, अभी भी आती रहती है, जबकि वो कितना 10 साल पुराना हो गया। तो 10 साल पहले भी यदि कोई चीज़ हुई है, कोई भी पॉलिसी आई है, अब चूँकि हम नई शिक्षा नीति की बात करते हैं, तो शिक्षा नीति अभी देखा जाए तो 3 साल 4 साल हो गए चर्चा होते हुए, लेकिन अभी लागू भी नहीं हुई है पूरी तरह से। लेकिन फिर भी क्वेश्चन नया लगता है, ऐसा लगता है जैसे अभी की बात है, और अभी वो क्वेश्चन आना है ना। अभी जैसे एग्ज़ाम में अभी भी आना बाकी है, ऐसा लगता है ना हमको। तो उसका कारण यही है, क्योंकि गवर्नमेंट जब सेम होती है तो फिर उसमें यही होता है, क्योंकि अचीवमेंट्स ऐसे पुराने समय में भी ऐसा ही था, जब गवर्नमेंट लंबी चलती थी तो सेम चीज़ कंटिन्यू होती थी, क्योंकि वो पॉलिसी एनडीए की पॉलिसी कहलाती ना। एनडीए गवर्नमेंट है तो वो पॉलिसी, थोड़ा सा अटल बिहारी वाजपेयी के समय में सरकारें डिफरेंट थी, गठबंधन सरकारें थी, इस तरह से पूर्ण बहुमत मिलता नहीं था, तो उस समय में पॉलिसी दूसरी थी। अदरवाइज वो भी कहीं न कहीं कंटिन्यू हो जाती, वो भी जुड़ जाती, वो नहीं जुड़ पा रही है। तो अभी फिर नए क्वेश्चन कैसे आएंगे? नए क्वेश्चन वो आएंगे जैसे मैंने अभी बताया कि वहाँ पर एस्ट्रोलॉजी का एस्ट्रोलॉजी गलत बोल दिया मैंने, एस्ट्रोनॉमी का
एस्ट्रोनॉमी का एक टेलीस्कोप लग गया है, ठीक है। तो वहाँ पर ऑरोरा भी देखा जा सकता है, वहाँ बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखी जा सकती हैं जो सामान्य था, क्योंकि एक तो साफ आकाश है, हैनले नाम का जगह का नाम है, हानले है ना, HANLEY, तो जगह का नाम लिख लीजिए विकिपीडिया में और उसमें सर्च करने के लिए ठीक रहेगा, हानले, ठीक है। और ये सब एक जगह पर है लगभग। तो फिर जब हम मैप पढ़ेंगे तो क्या फिर केवल मैप देखेंगे या पर्वतमाला देखेंगे? नहीं, अब हम यहाँ तक आ गए, ठीक है। पशुपालन भी देख रहे हैं, एनिमल हस्बेंड्री भी देख रहे हैं, सोसाइटी भी देख रहे हैं, सोशल लाइफ भी देख रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी देख रहे हैं। वहाँ अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा बना है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है तो वो नया रोड है, तो टनल है तो टनल कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं। अभी हम हिमालय की बात कर रहे हैं, अभी हम नीचे नहीं आ रहे हैं, लेकिन हिमालय में ही और क्या क्या देख सकते हैं? तो एग्रीकल्चर, तो जहाँ हम करेवा डिपॉजिट और केसर की खेती की बात कर रहे थे, थोड़ा बुग्याल आ जाएगा। बुग्याल आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप पढ़िए कि बुग्याल वाले एरिया में क्या खेती होगी। अधिकांश जगहों पर आप हाइट पर जाते हैं तो आपको चाय के बागान देखने को मिलते हैं, टी प्लांटेशन, है ना, चाय के बागान, टी प्लांटेशन। हम बोलते हैं दार्जिलिंग की चाय है या असम की चाय है ना। तो वहाँ जब जाओगे आप तो हिमालय को डिवाइड करना है, हिमालय को अलग अलग हिस्से में पढ़ना है कि असम हिमालय है, ठीक है। वो जब आएंगे तो हम हाइट पे जाएंगे तो फिर वहाँ पर वो मिलेंगे। इसके अलावा कुछ फॉरेस्ट की विशेषताएं हैं, वो आपको देखनी पड़ेगी, जैसे कि पाइन ट्री है ना, देवदार। तो पाइन ट्री या देवदार, और भी कोई दूसरे जो ट्री हैं जिनसे टिम्बर गिविंग है या और भी कोई ऑयल के लिए है, इन सब के लिए जो जाना जाता है। दूसरा टाइप्स ऑफ फार्मिंग, कृषि का प्रकार कौन सा है? तो उधर जब आप जाओगे नॉर्थ ईस्ट में तो जूम कल्टीवेशन एक आता है, जूम कल्टीवेशन, अदरवाइज टेरेस फार्मिंग। और जब हम सिक्किम में जाते हैं तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात आता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला पूरा हॉल क्वेश्चन भी आ चुका है उसका कि सिक्किम ने अपने आप को एक आदर्श जैविक खेती का स्थान बना दिया है और पहला राज्य है भारत का, ठीक है। फिर अभी मैं चूंकि हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा था, लेकिन अब हिस्ट्री अब आ जाएगी। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इन जगहों का सबका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। माउंटेन रेंजेस का भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, बिल्कुल हिस्ट्री, जहाँ पर माउंटेन तैयार हुआ है, हिमालय इमर्ज हुआ है, सबडक्शन हुआ था इंडियन प्लेट का, और हिमालय में टैथिस गायब हो गया और हिमालय जो है वो ऊंचा होता गया। तो टैथिस वाला जो मलबा है वो ऊपर जाता गया, क्योंकि सागर का जो मलबा है वो तो ऊपर चढ़ गया, वो तो एवरेस्ट के आसपास पहुंच गया होगा, क्योंकि वो तो नीचे सबडक्शन से बना है। तो हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? फोल्डेड माउंटेन है, क्योंकि फोल्ड हुआ है, वलित पर्वत बोलते हैं। नया यंग माउंटेन है। तो टाइप्स ऑफ माउंटेन है ना, टाइप्स ऑफ माउंटेन, या यूं कहें कि उस माउंटेन, हिमालय माउंटेन के पार्ट्स, अलग अलग हिस्से, तो ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, ऐसे समझ लीजिए। और इधर भी साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो नीचे वाला शिवालिक, और ऐसे ऊपर तक जाते हैं तो फिर यहाँ जब आप पढ़ोगे तो ट्रांस हिमालय, सबसे ऊपर क्या पढ़ते हैं हम लोग? ट्रांस हिमालय, फिर ग्रेटर हिमालय, ग्रेट हिमालय है ना, मान हिमालय। तो ट्रांस हिमालय तो वहीं ख़त्म हो जाएगा, इधर ही ऊपर ही कराकोरम और ये। तो ये जो आपको रेंजेस, कौन कौन सी रेंजेस ट्रांस हिमालय में आती है, ग्रेट हिमालय में कौन सी रेंज आती है, फिर लेसर हिमालय, फिर उससे नीचे का हिमालय, और लास्ट में शिवालिक। तो शिवालिक और लेसर हिमालय दोनों मिक्स हो जाते हैं नॉर्थ ईस्ट में, अरुणाचल में जाते जाते दोनों ही मिक्स हो जाते हैं। नामचा बरवा आखिरी पॉइंट, इधर नंगा पर्वत। तो नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा तक पूरा हिमालय जो है आपको विभाजित करना है। वहाँ फिर आपको जो है नदी ब्रह्मपुत्र मुड़ करके आती हुई दिखती है, वो वहीं से मुड़ती है, नामचा बरवा के वहीं से, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र का मैदान है ना, फिर ब्रह्मपुत्र का मैदान, फिर आसाम आ गया। तो ये जो पूरा हम यहाँ से शुरू करेंगे मैप को, नदियाँ देखेंगे, नेशनल पार्क देखेंगे, एंडेंजर्ड स्पीशीज देखेंगे, फ्लोरा देखेंगे, इम्पोर्टेंट प्लांट्स देखेंगे, इम्पोर्टेंट एनिमल स्पीशीज देखेंगे, खास करके एंडेंजर्ड, जिसको सरकार ने बचाने का प्रयास किया है, ठीक है।
और कोई झीलें हैं तो उन झीलों को देखेंगे। और ख़ास करके हम इन दिनों में जो क्वेश्चंस हमको मिलेंगे, और आपको अलग से सिलेबस में एक पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है, एक अलग से ही पैराग्राफ दिया है, उसका नाम है क्लाइमेट चेंज। पूरा क्लाइमेट चेंज के ऊपर, जलवायु परिवर्तन के ऊपर अलग से सिलेबस में बताया गया है। और जलवायु परिवर्तन का जो सबसे खतरनाक प्रभाव, सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर कहीं देखने को मिलेगा तो वो हिमालय पे मिलेगा। अभी मैं परसों के दिन आर्कटिक पढ़ा रहा था, तो उसमें ये लिखा गया था कि बाकी जगहों पर जितना प्रभाव पड़ा है उसका दुगना प्रभाव आर्कटिक पे पड़ा है। जैसे कहीं अगर टेम्परेचर 46 जाया करता था गर्मी के दिनों में, और अब वो 48 हो गया है। 46 कितना हो गया? 48। 2 डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ गया है तो आर्कटिक रीजन में ऊपर जो आर्कटिक ओशन है, जो पूरा जमा हुआ है, बर्फ से जमा हुआ है, आर्कटिक ओशन जो है वो आर्कटिक के चारों तरफ जमा हुआ ओशन है, महासागर है, लेकिन वो जम गया है, बर्फ जमी हुई है। वहाँ अगर -44 होता था, ठीक है, तो -40 रह गया। तो यहाँ कितना बढ़ा? 46 से कितना हुआ? 48, केवल 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। वहाँ क्या हो गया है? वहाँ गर्म कितना हो गया है? 44 से वो 40 आ गया है, -44 से -40। इसका मतलब वहाँ 4 का अंतर आया है, 4 डिग्री सेल्सियस का अंतर आया है। यहाँ केवल 2 का आया है। वो गर्म कितना हुआ? वो भी गर्म हो रहा है। -44 से यदि -40 होगा तो गर्म होना बोलेंगे ना। हाँ, वो गर्म हो रहा है। यहाँ 46 से 48 जा रहे हैं तो गर्म हो रहा है, लेकिन ये केवल 2 गर्म हो रहा है, 2 डिग्री सेल्सियस। वो कितना हो रहा है? 4। इसका मतलब है कि हमारे जो ग्लेशियर्स हैं हिमालय के, अगर हम मैदानों में ज़्यादा गर्मी महसूस करते हैं पिछले साल से, तो इसका मतलब हमारे ग्लेशियर्स उसकी भी दुगनी गर्मी महसूस कर रहे होंगे, तो वो तेज़ी से पिघलेंगे। तो सी लेवल राइज, क्लाइमेट चेंज, तो वो उसका असर फिर कोस्टल एरिया में पड़ेगा। दुनिया के कई सारे किरिबाती और ऐसे टुवालू और ऐसे जो देश हैं वो तो पूरी तरह से पानी में ही डूब जाएंगे। बहुत सारे देश, मालदीव नई संरचना बना रहा है, इंडोनेशिया ने जकार्ता से हटा करके अपनी राजधानी चेंज कर दी, क्योंकि फास्टेस्ट सिंकिंग कंट्री है, कैपिटल है, सिटी है वो, तो इतनी तेज़ी से डूब रही है कि उसको अपनी राजधानी चेंज करना पड़े, क्योंकि वो तो बहुत जल्दी डूब जाएगी। तो ये जो चैलेंजेस हैं, इन चीज़ ये आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है। कुछ बात समझ में आई? आपका ही सिलेबस तोड़ मरोड़ करके पहाड़ों पे कैसे पहुंचेगा? पूरा सिलेबस। पॉलिटी पहाड़ों पे कैसे पहुंचेगी? कौन से शेड्यूल की बात करेंगे हम लोग पॉलिटी में? 4th की क्यों करेंगे? 5th या 6th में से करेंगे ना। 5th को करेंगे, 6th को करेंगे। शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया, है ना। शेड्यूल्ड एरिया एंड ट्राइबल एरिया। जब हम 12 अनुसूचियां पढ़ते हैं तो 2 अनुसूचियां हैं ना, 5वीं और 6ठी। 5वीं शेड्यूल्ड एरिया के लिए है, 6वीं ट्राइबल एरिया के लिए है, ठीक है। आसाम और दूसरे क्षेत्र किस में जाते हैं? हाँ, 6 में, ठीक है ना। हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? अधिसूचित क्षेत्र। मध्य प्रदेश किस में आता है? झाबुआ, जबलपुर या मंडला, गोंड, ये जो है अधिसूचित, अनुसूचित क्षेत्र, शेड्यूल्ड एरिया, है ना। हम यहाँ शेड्यूल्ड एरिया की बात करते हैं। यहाँ एक मिनिस्टर रखते हैं, ट्राइबल मिनिस्टर। तो आ गया ना आपका, पॉलिटी भी आ गया। तो सब चीज़ हिमालय में जा करके, हिमालय से कौन कौन सी पॉलिटी निकल रही है, हिमालय की हिस्ट्री क्या है, हिमालय की इकोनॉमी क्या है, हिमालय की ज्योग्राफी क्या है, ये जो पूरा सिलेबस है। और क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हिमालय पे क्या है, ये पूरा का पूरा सिलेबस आप पर्वतमालाओं में चले जाइए और मैप के आधार पे पढ़ लीजिए, हो गया आपका। तो मैप की स्टडी कितनी इंपॉर्टेंट हो गई। ऐसे मैप को पढ़ा जाएगा, करंट अफेयर्स को जोड़ करके पढ़ा जाएगा। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये जो तरीका आपको जो मैं लेक्चर, ये जीवंत है। ये आपको लग रहा होगा जिंदा है, ये ऐसे ये कोई डेड सब्जेक्ट नहीं है कि केवल किताबों में छुपा पड़ा है और आपको कुछ रटना है। ये सब महसूस कर सकते हैं आप,
ये जब आप विकिपीडिया पे देखेंगे या नेशनल ज्योग्राफिक पे देखेंगे, डिस्कवरी चैनल पे आप देख सकते हैं, जो डिबेट चल रही है टीवी की उसमें ये इशू, अभी जोशीमठ वाला इशू आया था, तो अब चैलेंजेस, चुनौतियाँ, हिमालय जैसी पर्वतमाला जब हम देख रहे हैं तो वहाँ की चुनौतियाँ क्या है? वहाँ की चुनौतियाँ है जंगल में आग लगती है, खास करके गर्मी के दिनों में ऐसे जंगलों में आग लगती है। पिछले साल हिमालय में आग लग गई थी, बहुत समय तक बुझाई नहीं गई, बहुत सारा जंगल जल गया हमारा तो जंगलों की आग, लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड ठीक है। और सब्सिडेंस, उसका सब्सिडेंस हो रहा है, किसका हो रहा है? जोशीमठ का, जोशीमठ खिसक रहा है तो सब्सिडेंस। क्लाउड बस्ट, क्लाउड बस्ट तो लैंडस्लाइड हो गया, क्लाउड बस्ट हो गया, सब्सिडेंस हो गया, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि पहाड़ों में आप कितना एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे, इसलिए लोग माइग्रेशन करते हैं। माइग्रेशन बहुत बड़ी चैलेंज है, लोग माइग्रेट कर जाते हैं पहाड़ों में से। आप देखोगे कि बहुत लोग भोपाल में, मध्य प्रदेश में आपको बहुत लोग मिल जाएंगे हिमालय के, जो हिमालयन क्षेत्रों के हैं, क्योंकि वहाँ रोजगार नहीं है, तो दिल्ली में आ जाते हैं, यूपी में आ जाते हैं, मध्य प्रदेश में आ जाते हैं, यहाँ आकर के रोजगार करते हैं, यहाँ नौकरियाँ करते हैं। तो हिमालयन क्षेत्रों में रोजगार की प्रॉब्लम है, ठीक है। हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात नहीं कर रहे, अपॉर्चुनिटीज़ में भी चलेंगे, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी है टूरिज्म जैसे कि, बट प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, और हाउ टू ओवरकम, व्हाट शुड बी डन, गवर्नमेंट क्या करेगी, है ना, गवर्नमेंट ऐसे में क्या करेगी, तो फिर इन्हीं के लिए प्रोग्राम चलाएगी। अभी आप देख रहे हो तो बहुत सारी सरकारें जो है रिमोट एरिया के लिए चलाती है ना, जो भी उसके लिए चलाते हैं। दूसरा पोचिंग, शिकार बहुत बड़ी समस्या है, जंगली जानवरों का शिकार, क्योंकि वन विभाग के जो कर्मचारी हैं ज़्यादा डिप्यूट नहीं कर पाते हैं, रिमोट सेंसिंग ठीक से काम नहीं कर पाता, जानवरों की गणना बार बार करना संभव नहीं है, तो डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बड़े प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट्स, बड़े डैम भी बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि पानी, वाटर बॉडी, टिहरी बहुत बड़ा हंगामा मचा था, चिपको आंदोलन वहीं चला था, आपको पता है, पेड़ काटे गए थे तब से। और माइनिंग माफिया, माइनिंग बहुत बड़ा चैलेंज है, नदी में और उसमें ब्लास्ट करके माइनिंग करते हैं, तो माइनिंग, क्योंकि ब्लास्ट करेंगे तो हिमालय बहुत अनस्टेबल है, माउंटेन है, और माइनिंग में वो टूट के बिखरेगा, तो माइनिंग बड़ा चैलेंज है, ठीक है। ओवर ग्रेजिंग, अब चूंकि पशुपालन हो रहा है और वो सब हो रहा है, तो ओवर ग्रेजिंग होगा तो न्यूडेशन होगा, न्यूडेशन होगा तो सॉइल इरोजन होगा, सॉइल इरोजन फिर लैंडस्लाइड में बदलेगा कहीं न कहीं। प्लांट्स क्या करते हैं, जड़ों के माध्यम से सब जोड़ करके रखते हैं, तो उसको कम करते हैं, तो भूमि का खिसकाव कम होता है, तो ओवर ग्रेजिंग एक प्रॉब्लम है, ठीक है। और मिसमैनेजमेंट ऑफ टूरिज्म, कुप्रबंधन, टूरिज्म का कुप्रबंधन, तो वाहन बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होगा बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और तमाम चीज़ों से। तो फिर ग्लेशियर्स पिघलने का चैलेंजेस क्या है, ग्लेशियर्स पीछे खिसक रहे हैं, हर साल ग्लेशियर्स पीछे खिसक रहे हैं, ठीक है, ये है। और स्मगलिंग किसकी, मेडिसिन की, प्लांट मेडिसिन, है ना, और एनिमल जो भी पार्ट्स हैं एनिमल के, उसके, तो स्मगलिंग बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा बहुत बड़ा चैलेंज है कि रोड बनाना बहुत बड़ा चैलेंज है, और इस गवर्नमेंट की सबसे बड़ी विशेषता हुई है कि इसने बॉर्डर रोड इनिशिएटिव BRO के माध्यम से रोड खूब बनाया। ये जो गवर्नमेंट है 11 साल से चल रही है, इस गवर्नमेंट ने बॉर्डर सिक्योरिटी के नाम पर, सीमा सुरक्षा के नाम पर रोड खूब बनाया, और नाम सबका सीमा सुरक्षा ही है और भाव भी वही है जहाँ तक मेरा, लेकिन वो तो टूरिज्म के भी काम आता है रोड तो, लेकिन लोगों की आसान पहुँच,
तो उससे कुछ नुकसान है, लेकिन सरकार ने कोर्ट में यही दिया है कि बयान कि देखिए ऐसा है कि इन्वायरमेंटलिस्ट पहुँचे हैं, एनजीओ पहुँच गए हैं कि हम पर्यावरण को नुकसान पहुँचा रहे हैं, लोग ज़्यादा पहुँचेंगे, लेकिन हमारा जो कंसर्न है वो राष्ट्रीय सुरक्षा है, नेशनल सिक्योरिटी है, और हम नेशनल सिक्योरिटी के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते। चाइना जगह जगह पर कंस्ट्रक्शन कर रहा है पूरे हिमालय में, यानी कि लद्दाख से लेकर के वहाँ तक अरुणाचल तक पूरा जो हिमालय है उसमें सब जगह पर उसने कंस्ट्रक्शन किया है, पोरस बॉर्डर बना दी है, कभी भी कोई भी उधर से इधर आ सकता है। हम लोग नीचे से ऊपर चढ़ेंगे, आप समझ सकते हैं कि जब आप सीढ़ी चढ़ते हैं तो नीचे से कोई आ रहा हो और आप अगर ऊपर हैं तो उसको नीचे धकेलना आसान होता है, ऊपर से आप कुछ भी फेंकेंगे उसको ज़्यादा चोट लगेगी क्योंकि आप ऊपर से फेंक रहे हो, नीचे से कुछ ऊपर की तरफ फेंकेगा। तो हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, वो लोग ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। पाकिस्तान और चाइना दोनों एडवांटेज लेते हैं इस चीज़ का, तभी वो इधर लाहौर और इधर मैदानों में हमसे फाइट नहीं करते। सियाचिन में और जो हमारा जो एक युद्ध हुआ था कारगिल और इन सब में, जहाँ वो ऊंचाई से हमारी तरफ से आते हैं। तो ये जो फ़ायदा है स्ट्रेटजिक, इसका जो रणनीति भौगोलिक फ़ायदा है, तो ये ना उठा पाएँ तो हम लोग ज़्यादा संख्या में वहाँ मौजूद हों, हमारे सैनिक ज़्यादा ट्रूप्स हों, उनके पास ज़्यादा साजो सामान हो, लेकिन ये ज़्यादा साजो सामान पहुँचेगा कैसे अगर रोड नहीं होंगे तो इस गवर्नमेंट का सीधा सीधा यही मानना है कि चाहे जिसको जो कहना है, हमें इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज की बिल्कुल नहीं पड़ी है, हमें कोई शिक्षा न दे। एनजीटी की बात उन्होंने सुनी नहीं, तमाम जो ट्रिब्यूनल और तमाम जो और एक्सपर्ट थे उन कमेटी की रिपोर्ट्स को भी उन्होंने साइड में रख दिया, और सुप्रीम कोर्ट भी चिल्लाता रहा, उसकी बात भी नहीं सुनी। और कुल मिलाकर के उन्होंने एक ही काम किया कि हमको रोड्स बनाने हैं और रोड बनाते रहेंगे और खूब बनाए। तो मैं इसकी एक तरह से तारीफ करूंगा कि उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पे बहुत रोड बनाए, और रोड तो बना लिए, लेकिन अब मैंने जो दूसरा पक्ष है वो यही है कि हमको नुकसान तो है पर्यावरण के मामले में, लेकिन उनका मानना है कि पर्यावरण का नुकसान तो तब आएगा जब हम 10-20 साल जिंदा रहेंगे। ये अगर ये आज ही हमको मार देगा तो फिर क्या करेंगे, तो थोड़ा सा तात्कालिक लाभ हमको ये लेना चाहिए। तो ये नीतिगत निर्णय है, पॉलिसी वाला मैटर है, इसलिए हम उसमें नहीं बोल सकते। और मुझे लगता है काफ़ी हद तक ठीक ही होगा, काफ़ी स्टडी की होगी, इनपुट्स भी होंगे। इंटेलिजेंस के इनपुट्स हमारे पास नहीं होते, उनके पास रहते हैं कि किस दिन क्या कार्रवाई हो सकती है क्या नहीं, तो कुछ चीज़ें हमारे पास नहीं होती, इसलिए उस मैटर में उस लेवल पे न जा कर के आप रोड्स का ज़रूर जिक्र कीजिएगा, बीआरओ का ज़रूर जिक्र कीजिएगा, और ये भी बताइएगा कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ कहाँ होती है, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि आईटीबीपी होता है, इंडो टाइबेट बॉर्डर पुलिस, ऐसे ही बीएसएफ किधर होता है, ऐसे ही एसएसबी कहाँ पे होता है, सीमा सुरक्षा बल और तो बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी अलग अलग जगहों पर तैनात रहते हैं। तो पूरी हिमालय की सुरक्षा के लिए ये सब जो है रक्षा पंक्तियां हैं हमारी, और पैरामिलिट्री जो सीआरपीएफ और दूसरी है, ये सब उनको सपोर्ट करने के लिए मौजूद रहते हैं। जैसे मणिपुर में हुआ और कहीं हुआ, लद्दाख में चुनाव है, कहीं है तो चुनाव कराने हैं, स्पेशल इमरजेंसी है, तो ऐसे में सीआरपीएफ को और इनको किसी को भी बुलाया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसी एजेंसियों के बारे में भी आपको लिखना चाहिए। दूसरा, और स्पेशल एपरेटस अगर डीआरडीओ ने कुछ बनाए हैं ऐसे रेंज के लिए, खास करके सियाचिन के लिए होता है। ठीक है, क्योंकि हम हिमालय की बात कर रहे हैं तो सियाचिन उसी का पार्ट है। सियाचिन में पहनने के लिए सूट, सियाचिन में ठहरने के लिए टेंट, सियाचिन के लिए ग्लव्स, सियाचिन के लिए गॉगल्स, है ना, वहाँ के लिए चाय या कॉफ़ी स्पेशल टाइप की कुछ जो ज़्यादा और गर्मी पैदा कर सके, तो ये सब डीआरडीओ बनाता है। तो ये सब करंट अफेयर्स का पार्ट हो जाता है। डीआरडीओ की वेबसाइट पे जाकर के आप नए नए प्रोडक्ट जो इस रेंज के लिए बनाए गए हैं, अब जाके समझ में आया होगा आपको मैप कितनी खतरनाक चीज़ है। मैं बात कर रहा था मैप की, और हम पहुँचे कहाँ पर। ठीक है, तो मैप केवल मैप नहीं पढ़ना है, उसका ये सब खंगाल लेना है जितना भी। ठीक है, तब जाके डेप्थ आएगी। हाँ, वो ये इस बात को यदि आप समझ गए तो फिर आप ये यूपीएससी मजाक हो जाएगी आपके लिए। लोग क्या है, बहुत शॉर्टकट देखते हैं, वो सोचते हैं कि कुछ लिखा हुआ दे दो हम रट लें, तो फिर उससे आप एमपीपीएससी जैसे तैसे निकाल पाएंगे। उसमें भी फिर मेंस में तो क्वालिटी लेके आना पड़ेगी, यही वाली
जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वो जीत जाएगा। जिसके पास ये क्वालिटी होगी वो बहुत आगे निकल जाएगा। प्री में थोड़ा स्ट्रगल करेगा वो, लेकिन मेंस में तो बहुत आगे निकल जाएगा। ठीक है। इसके अलावा आप जो बाकी टूरिज्म है, जैसे इको टूरिज्म है, एस्ट्रो टूरिज्म है, वहाँ मैंने बताया एस्ट्रो टूरिज्म है, यहाँ इको टूरिज्म है। ठीक है। तो इको टूरिज्म तो बहुत है, तो इको टूरिज्म की संभावनाएं भी बहुत है। तो कहाँ कहाँ हैं और कौन कौन से स्थान, रिलीजियस टूरिज्म ऑल्सो, क्योंकि धार्मिक स्थान बहुत हैं। सिखों के स्थान हैं, मुसलमानों को छोड़ करके और ईसाइयों को छोड़ करके, खास करके जैन भी वहाँ नहीं है ज़्यादा कुछ, लेकिन बुद्धिज़्म के लिए, हिंदू के लिए और सिख के लिए, तीनों के स्थान आपको हिमालय में मिलेंगे। ठीक है ना। बाकी इधर जो मैदानी पहाड़ियाँ हैं झारखंड की और गुजरात की, इसमें जैन टूरिज्म भी मिल जाएगा। ठीक है ना। लेकिन यहाँ बुद्धिज़्म का टूरिज्म कहाँ मिलेगा? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। तिब्बत तक चले जाइए उधर, फिर मानसरोवर, कैलाश। ठीक है। कैलाश मानसरोवर, और ये तो टूरिज्म बहुत है, खास करके हिंदू पिलग्रिमेज के लिए बहुत ज़्यादा है। तो हम जो 4 धाम बोलते हैं, हिमालय के 4 धाम वहाँ हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। तो इस रेंज में आपको आना पड़ेगा। तो फिर रिलीजियस टूरिज्म, इको टूरिज्म में देखेंगे तो नेशनल पार्क बहुत है। हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे नेशनल पार्क, कोल्ड डेजर्ट नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व है, रामसर साइट्स हैं। ठीक है। और फिर कुछ ऐसी वाइल्ड लाइफ है जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती है। 1 हॉर्न राइनोसिरोस, काजीरंगा। ठीक है। मानस, मस्क डियर। ठीक है। रॉयल बंगाल, ये जो टाइगर है वो तो आपको मिल जाएगा राजा जी से लेकर के ऊपर जब जाएंगे जिम कार्बेट तक, तो टाइगर तो यहाँ पे मिल जाएगा। उधर जाएंगे तो रॉयल बंगाल टाइगर मिलेगा। ठीक है। बाकी हाथी मिलेगा असम का, एलिफेंट, तो ये मिलेंगे। लेकिन इसके अलावा और कुछ बर्ड्स हैं जो हिमालयन बर्ड्स हैं, दुर्लभ हैं, जो इधर नहीं होती। ठीक है ना। हॉर्नबिल है ना, और भी। तो चलिए, मुझे लगता है कि अच्छा खासा हम लोगों ने ये स्थान घेरा। अब आइए थोड़ा सा नीचे मैदानों में जब आते हैं, तो अब पूरा भारत जो है वो 2 तरह के जगहों में बदला हुआ है। अब नर्मदा नदी डिवाइड करती है इंडिया को 2 भागों में। नर्मदा नदी के ऊपर का जो है वो उत्तर भारत का मैदान है, पूरा पूरा उत्तर भारत का मैदान। और खास करके उत्तर भारत का मैदान विंध्या पर्वत से लेकर के हिमालय पर्वत के बीच का है, गंगा यमुना का मैदान। गंगा यमुना का मैदान, मोटा बात करें तो नर्मदा नदी। ठीक है। क्योंकि नर्मदा नदी के उस पार जो है वो फिर सतपुड़ा पर्वतमाला है, और सतपुड़ा पर्वतमाला से लेकर के उधर काफ़ी पीछे तक आपको मिलेगा डेक्कन का प्लेटो, दक्कन का पठार। ठीक है। तो भारत को इस रूप में पढ़िएगा। सबसे पहले उत्तर भारत का मैदान यानी गंगा यमुना का मैदान। ठीक है। और चूंकि विंध्या पर्वत की बात कर रहे हैं हम लोग, लेकिन विंध्या पर्वत जो है वो भी पुराना है। सबसे पुराना पर्वत तो अरावली है, अरावली के बाद विंध्या और सतपुड़ा। तो विंध्याचल पर्वतमाला, अब कई लोग जो है, जब हम विंध्यवासिनी की बात करते हैं, बिहार और यूपी में इलाहाबाद से जब गया जाते हैं तो विंध्यवासिनी आता है। तो विंध्यवासिनी से कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि हिमालय जो विंध्याचल पर्वतमाला की शुरुआत इधर से हुई है, जबकि विंध्याचल की शुरुआत जो हुई वो गुजरात से हुई है। गुजरात में जाके वो समतल हो गया, और जहाँ समतल हो गया वहाँ वो सबसे पुराना है। ठीक है। जहाँ समतल हो, वो एक समय में एवरेस्ट के बराबर था किसी ज़माने में। किसी ज़माने में गुजरात का जो विंध्याचल है वो कहाँ था, एवरेस्ट जितनी हाइट रखता होगा जब वो युवा रहा होगा। अब वो बुजुर्ग पर्वत है, वो ज़मीन पे बिछ गया है, ख़त्म हो गया है। तो गुजरात से शुरू हुआ है विंध्याचल पर्वत, और वो उधर यूपी की बॉर्डर बिहार तक गया है। ठीक है। विंध्यवासिनी जो हम बात करते हैं, तो ये जो विंध्याचल पर्वतमाला है ये अलग ही डिवाइडिंग रेंज है। यहाँ से चूंकि बहुत सारी नदियाँ पहले कभी हो सकता है इधर उधर जाती होंगी, लेकिन अब वो सब गंगा नदी की सहायक नदियाँ बन गई है, क्योंकि विंध्याचल फ्लैट हो गया और विंध्याचल ने रास्ता दिया है। तो नदियाँ किसकी सहायक नदी है? गंगा का सहायक नदी तंत्र तैयार होता है यहाँ पे। खास करके मैं जब इस रोड को देखता हूँ जो भोपाल से इंदौर जाता है,
भोपाल से इंदौर कभी आप गए हो तो ये जो पूरा रोड है जिसमें है, इस रोड के इस तरफ और उस तरफ आप अगर देखेंगे तो कोई नदी जो है शायद ही कोई क्रॉस करती होगी, आगे जाके वो शिप्रा जो है वो फिर, क्योंकि हम तो देवास से ही इधर मुड़ जाते हैं इंदौर के लिए। तो ये रोड के इस तरफ जब आप भोपाल से इंदौर की तरफ जाते हैं तो राइट हैंड साइड पे जितनी भी नदी निकलेगी या इधर आपको कोई भी नदी दिखाई देगी वो सब के सब गंगा में जाएगी। लेफ्ट साइड में जो होंगी वो लगभग नर्मदा में जाएंगी। ठीक है, तो ये रोड जो है एक तरह का जिस तरह से बना है ना, आप देख सकते हो उसको, क्योंकि ये तो अभी बना है हमारा, लेकिन ज़्यादातर नदियाँ, बाकी आपको देवास के उस पार और वो जब शिप्रा दिखेगी और वो दिखेगा तो वो तो फिर उज्जैन से वैसे भी हम तो इंदौर मुड़ जाते हैं ना, तो हम तो इस रोड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा याद रखने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो नदियों को इस तरह से याद करिए। मैदान को देखिए, दक्कन का मैदान को देखिए। अब सबसे अच्छी क्वालिटी आएगी मिट्टी की। जब आप मैदानों में आते हो तो क्वालिटी, मिट्टी की क्वालिटी पे खूब चर्चा होती है। पहाड़ों में मिट्टी की क्वालिटी की चर्चा नहीं होती। ठीक है, वहाँ हम करेवा की बात कर रहे थे, थोड़ा चाय के बागान की बात कर रहे थे, इसलिए थोड़ी बहुत मिट्टी की बात आती है। अदरवाइज मिट्टी की बात कहाँ आती है? पठार पे। जब प्लेटों की बात करते हैं तो वो लावा का बना हुआ होता है, चाहे वो सबसे बड़ा तो लावा से बना हुआ डेक्कन ट्रैप है, हमारा पूरा दक्कन का पठार है, डेक्कन प्लेटो है, जिसपे पूरा महाराष्ट्र और खास करके जो सेंटर है उसका पुणे जो है ना, तो शिवाजी महाराज की जितनी भी लड़ाइयाँ हैं और उनका जो भी है वो उपजाऊ क्षेत्र को लेकर के, इसलिए मुसलमानों का कब्जा भी था क्योंकि उपजाऊ क्षेत्र था। और इसीलिए होशंगाबाद, होशंग शाह और तमाम शासकों ने यहाँ शासन किया। मालवा, धार, राजा भोज, परमार, पूरा मालवा के पठार पे, भोपाल से लेके, भोजपुर से लेके धार तक। तो ये भोजपुर से लेके धार तक जो है, भोपाल से लेके धार तक पूरा कहलाता है मालवा का पठार। राजा भोज का क्षेत्र रहा है, परमार राजा। ठीक है, तो कोशिश कर रहा हूँ मैं कि आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझें। तो केवल मैप को न पढ़ें। ठीक है, अब विशेष पर्वतमाला भारत के इसमें मैप में क्या आएगी? पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, अब वो पर्वतमाला है फिर से, और वो पर्वतमाला है वेस्टर्न घाट्स। और कोस्टल एरिया के लिए तो मैंने शायद लेक्चर अपलोड किया है, वो आप देख सकते हैं। कोस्टल एरिया भी था शायद, भारत के द्वीप है, आइलैंड के ऊपर था, आइलैंड्स थे। हाँ, आइलैंड और कोस्टल वाला वो वहाँ मिल जाएगा, उसमें मैंने बता रखा है, कुछ लिखवा भी रखा है। तो जैसा वहाँ लिखा गया है कोस्टल और आइलैंड के लिए, वैसा आपको पूरे इंडिया के लिए लिखना है। ठीक है, और जैसे मध्य प्रदेश पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप बघेलखंड को अलग से लिखिए, बुंदेलखंड को अलग से लिखिए, चंबल को अलग से लिखिए। ठीक है, निमाड़ को अलग से लिखिए, और छोटी छोटी रेंजेस को भी लिखिए। कैमूर को लिखिए, महादेव पर्वत, सह्याद्री पर्वत, है ना, इन सबको लिखिए। अमरकंटक की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन, डिवाइड करता है वो, नेचुरल डिवाइडर है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का। ठीक है, पॉलिटिकल डिवीज़न, इसी बीच में पॉलिटिकल डिवीज़न करिए। यहाँ आपको बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ मिलेगी, इसलिए वाइल्ड लाइफ के लिए घना जंगल होना बहुत ज़रूरी है। जितने ज़्यादा हिरण होंगे उतने ज़्यादा टाइगर होंगे, है ना, जितने ज़्यादा हिरण होंगे उतने ज़्यादा टाइगर होंगे। तो हिरणों के लिए घास ज़्यादा चाहिए, तो 4 लेयर चाहिए। तो भोपाल से लेकर के राजस्थान की तरफ आप जाते हैं तो मालवा क्षेत्र, रतलाम तक आप जाएंगे तो बाउंड्री हो जाती है ना, रतलाम, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, ये राजस्थान है। तो डेजर्टिफिकेशन इधर आ रहा है, तो आपको 4 लेयर नहीं मिलेगी। 4 लेयर मतलब एक ग्रासेस, एक हर्ब्स, यानी ग्रासेस मतलब हर्ब्स, श्रब्स, थोड़ी झाड़ियाँ, छोटे पेड़, कौन से 10 फीट के, 15 फीट के पेड़, और फिर 40 फीट 50 फीट वाले पेड़। ये 4 रेंज जो है आपको भोपाल के इस तरफ मिलेगा। मालवा को छोड़ देंगे तो फिर 4 रेंज शुरू हो जाएगा, और जब ये 4 रेंज होता है तो फिर टाइगर मिलना शुरू होता है। यहाँ से टाइगर मिलना शुरू होता है, उसके लिए नीचे पर्याप्त घास होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पर्याप्त घास होगी तो फिर छोटे हिरण और उस प्रजाति के दूसरे एनिमल्स होंगे जो उसका फूड होगा। तो फूड चेन का पार्ट है वो, इकोसिस्टम।
ठीक है। तो वो डीप फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ये वर्षा वन नहीं है, रेन फॉरेस्ट नहीं है, लेकिन रेन फॉरेस्ट फिर डिफरेंट हो जाता है, वहाँ फिर आपको टाइगर और वो सब चीज़ें होगी नहीं होगी वो एक अलग चीज़ है रेन फॉरेस्ट, ठीक है। कई बार नहीं भी है, ज़्यादातर जगहों पर नहीं है, क्योंकि उसके लिए ये वाला रेंज होना बहुत ज़रूरी है। कौन सा? डीप फॉरेस्ट, घना जंगल। और घना जंगल फिर आपको जैसे जैसे मिलेगा तो पूरा छत्तीसगढ़ तक आपको टाइगर देखने को मिलेगा। तो इसलिए ये जो बीच का मैदान है, खास करके मध्य प्रदेश वाला, ये आपको मिलेगा। फिर डेजर्ट आपको तैयार करना है। भारत का डेजर्ट, सबसे बड़ा डेजर्ट थार का डेजर्ट, थोड़ा वृष्टि छाया प्रदेश है लेकिन वो उतना नहीं है। और भी पूर्वी घाट है ना, फिर आंध्र प्रदेश में तिरुमाला और ये जो पर्वतमालाएं हैं, छोटी छोटी पर्वतमाला हैं, सब जगह तीर्थ स्थान। वो मैंने हिमालय में आपको बता दिया क्या क्या करना है। इसलिए सबसे ज़्यादा ट्राइब, घना जंगल है इसलिए सबसे ज़्यादा ट्राइब भी फिर मध्य प्रदेश में मिलेगी। टाइगर जहाँ जहाँ ज़्यादा है वहाँ ट्राइब भी ज़्यादा है, 2 टी हो गए, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। सबकी इसी प्रकार से सबके चैलेंजेस भी हैं, अलग अलग प्रकार के चैलेंजेस हैं, रोल हैं, गवर्नमेंट के रोल चेंज होते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होती है, फॉरेस्ट पॉलिसी, ट्राइबल पॉलिसी, है ना, तो यहाँ तक कि लैंड पॉलिसी, ठीक है। और इसी जगहों पर यदि आपको अगर मिनरल्स ज़्यादा हैं, और जैसे कि झारखंड में मिनरल्स ज़्यादा हैं, कोयला ज़्यादा है छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, तो यहाँ पर फिर अर्बनाइजेशन जब होगा और यहाँ जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो फिर नक्सलाइट्स और वो सब प्रॉब्लम है। और आप देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ इन सब का प्रॉफिट कुछ लोग ले जाएंगे तो उसके प्रति गुस्सा होगा। तो नई तरह की चुनौतियाँ हैं सरकारों के पास में, तो नई चैलेंजेस हैं। बाकी तो कोस्टल एरिया और द्वीप हमने करवा दिया है, तो मुझे लगता है वो आप अपलोडेड लेक्चर आप देख लीजिएगा तो वहाँ से हो जाएगा। तो इंडिया लगभग ये कंप्लीट हो गया। तो कल मैं जो आपको बताऊंगा वर्ल्ड की बात करेंगे हम, और फिर पूरे सप्ताह आप उसका होमवर्क करिए। नेक्स्ट वीक जब हम आएंगे तो 2 कॉन्टिनेंट एक साथ लेंगे, एक दिन सैटरडे को एक कॉन्टिनेंट, सेकंड, ठीक है, संडे को, और ऐसे 3 बार करके हम पूरा मैप का घेराव करेंगे, पूरी दुनिया का करंट अफेयर्स जानने की कोशिश करेंगे। चलिए शांति पाठ। ओम देव शांति।